students, today we're going to discuss about the transition metal alkyls. Transition metal alkyls that connected with the alkyls. We will cover sigma complexes, its history, decomposition, इसकी जो reactions involved in decomposition में हम उसको discuss करेंगे. इसके साथ ही साथ इसके synthesis को discuss करेंगे और इसके अलावा इसके bonding interactions को भी discuss करेंगे. फर्स्ट हम इसके intro देख लेते हैं. इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है. ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड कैटालिटिक सिंथेसिस इन्वॉल्व होते रहते हैं, इंटरमीडिएट एक्ट करते हैं. इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो जो सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने काम किया इसकी तो वो एडवर्ड फ्रैंकलिन है. जो नेक्स्ट थे वो W.J. पॉप है 1907 तक. नेक्स्ट जो रिवोल्यूशन हुई इसकी 1922 1943. एडवर्ड फ्रैंकलिन ने जो काम किया था और जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो कॉम्प्लेक्स जो थे वो जिंक 82 एंड ET जिंक आई, दो कॉम्प्लेक्स थे जिसके ऊपर काम किया था. या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो सबसे पहले जो थे वो डिस्कवर हुए या सिंथेसाइज किए गए. W.J. पॉप ने भी दो एलिमेंट्स या ट्रांजिशन जो अल्काइल्स थी उन पर काम किया और उस पर उन्होंने ET2AU गोल्ड जो है उसको Br2. जो नेक्स्ट एलिमेंट है या कॉम्प्लेक्स है वो PTME3I. ये दो कॉम्प्लेक्स जो थे वो ट्रांजिशन से, मतलब W.J. पॉप ने जो था वो ट्रांजिशन अल्काइल्स पर काम किया. 1920 1940 में कुछ काम नहीं हुआ, मतलब ये फेल रहे सब साइंटिस्ट. वो फेल रहने की वजह उन लोग वजह जो थी वो उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स हैं इनकी बॉन्डिंग को देखा कि वो बॉन्डिंग जो है हो सकता है वो वीक हो, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते और वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इसका मतलब है कि वो जो है वो अगर डिकम्पोज होते हैं ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स जो है वो, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रॉन्ग है बट मैनी केसेस जो है वो हैं हमारे पास जिसमें उनकी डिकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल है और वो स्टडीड भी है. उसके लिए जो रिएक्शंस पॉसिबल हैं वो भी इसमें हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे. तो जब अगर ये अनडिकम्पोज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल है. इसलिए जो है वो इस ड्यूरेशन में जो है वो कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स को लेकर. तो उन्होंने, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं अगर स्टेबल भी है, तो इसको उन्होंने काइनेटिक्स को ब्लेम किया, ना कि थर्मोडाइनेमिक्स को. नेक्स्ट इन्होंने काइनेटिक्स को जो है वो ब्लेम किया है, थर्मोडाइनेमिक्स को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि ये अगर स्ट्रॉन्ग भी है तो डिकम्पोज होते हैं. इसकी कुछ जो पॉसिबल डिकम्पोजिशंस हैं वो हम देख लेते हैं. इसमें जो है वो एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो ट्रांजिशन मेटल अल्काइल्स की डिकम्पोजिशन जो है वो हो जाती है, जिस वजह से वो जो हमें नहीं मिले या अभी तक जो है वो मतलब अनस्टेबल है. इसके अलावा जो है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन है. रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है इसमें मेटल जो है वो रिड्यूस होती है, या जो भी रिएक्शन है रिएक्शन में रिडक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगी. इसका मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट है वो डिक्रीज होंगे और इसके अलावा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी डिक्रीज होगी. तो हम इसके एक अगर एग्जाम्पल देखें तो ये L1M(R) एक मेटल के ऊपर एक X ग्रुप है. तो हम यहाँ पर अगर इसकी क्लीव करें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास MLN प्लस RNX, ये जो है वो हमारे पास दो जो है वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसको क्लीव करने से. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेटल के साथ सिंगल और माइनस दो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 है. बट हम अगर जो क्लीव कर चुके हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास यहाँ पर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पे N टाइप इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब हम अगर Ml की बात करें, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 है और N टाइप जो है वो जो N इलेक्ट्रॉन्स है वो -2 होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड टूट चुके हैं. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. उसके लिए हमारे पास जो है वो
जो वेकेंट साइड होनी चाहिए। इसके अलावा एक हाइड्रोजन जो है वो बियर करना चाहिए अल्फ़ा, ये बीटा है। तो ये बीटा का जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से इसको अपना बॉन्ड देंगे, ये हाइड्रोजन जो है वो मेटल पर अटैक करेगी और ये जो यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा 2 कार्बन्स के साथ। तो इसके लिए जो है वो एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ये हाइड्रोजन जो है वो एक मेटल के ऊपर जो है वो अटैक कर सके, इजीली उसको अप्रोच कर सके, ये पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इनका जो 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम इसको अगर हम हमारे पास अगर एक मेटल जो है वो स्टेबल है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन को जो है वो देख लेते हैं। जैसे अब फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बियर हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें जिसके पास नो हाइड्रोजन, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल जो है वो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पे टाइटेनियम, ये जो है वो ये फिनाइल ग्रुप शो करता है पीएच, तो ये जो C2C6H5, तो हम अगर इसको ड्रॉ करके देखें तो टाइटेनियम साथ CH2, ये कार्बन बॉन्ड के साथ फिनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे इसमें 6 कार्बन है, तो हम कार्बन को साथ में ड्रॉ कर लेते हैं और उसके साथ इसकी जो बॉन्ड्स हैं और इसकी वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके हाइड्रोजन जो है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हम इस होल उसको देखें तो यहाँ पे जो बीटा कार्बन है ये जो है यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये सेकंड जो है वो बीटा है, इसका हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल नहीं है कोई भी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मेटल के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो उसमें सेम कोपोलिमर कोप्लेनर जो है वो होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड अनएबल टू अप्रोच, कि जो वो जितने जो बीटा कार्बन बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अप्रोच ही ना कर सके मेटल को। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं प्लैटिनम एज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद CHL2। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है ये कार्बन अल्फ़ा है और ये कार्बन जो है वो बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो अटैक नहीं कर सकता मेटल को। तो इसी की एक नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास सिन कोपोलिमर जो है वो ना हो, प्रेजेंट ही ना हो। तो उसमें एग्जांपल्स जो है वो हम देख लेते हैं कि वो अप्रोच ना कर सके मेटल को। तो हम यहाँ पर L2PT और इसके साथ ये जो 4 मेंबर रिंग है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 2 एंड 3, ये 2 जो है ये बीटा है, तो बीटा जो है वो अनएबल है टू अप्रोच मेटल। हम नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है वो टाइटेनियम है और इसके साथ जो है वो एक फर्दर एलिमेंट जो है वो अटैच्ड है, 5 मेंबर्ड है, ये 4 टाइम्स है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 1 2 और सेकंड वाला जो है बीटा वो उसको अप्रोच नहीं कर सकता। अगर हम नेक्स्ट देखें इसकी पॉसिबिलिटी कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल अल्काइल जो है वो कैसे स्टेबल रह सकती है, तो उसको 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो CpCO2 और ये जो है FeCH2CH3, हम इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट करें तो यहाँ पर इसमें 4 है, 5 है प्लस 4 आयरन में 8 और C2H4 इसलिए 1, तो ये हमारे पास जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए लाजमी है कि उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हों, फिर 16 हो या फिर उससे कम हो। तो यहाँ पर अगर 18 होंगे तो इसका मतलब है कि वो डिकम्पोज नहीं होंगे, तो मेटल अल्काइल जो है वो हमारे पास स्टेबल होगी। इसके अलावा फर्दर एग्जांपल जो है वो हमारे पास D2 ऑर्बिटल है। D2 ऑर्बिटल तो इसको हम D0 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है हमारे पास डिकम्पोज नहीं होगा। यहाँ पर ये एग्जांपल है टाइटेनियम की, इसके साथ जो है वो 3 क्लोरीन्स अटैच्ड हैं, इसके साथ लिगेंड्स भी अटैच्ड हैं 2 और CH2 और ये CH2 जो है ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जो है इसके साथ अटैच्ड है। तो अगर हम कार्बन्स को देखें तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो ये अल्फ़ा जो है ये यहाँ तक अप्रोच नहीं कर सकती। यहाँ पर टाइटेनियम जो है वो D4 है, बट यहाँ पर जो है क्योंकि वो चारों इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है तो यहाँ पर D0 है, तो इसका मतलब है ये डिकम्पोज नहीं हो सकता।
इसके सिंथेसिस के जो 4 मेथड है। आर नेगेटिव रिएजेंट, इसका मतलब है कि जो रिएजेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए जो मेटल पर अटैक करे। तो यहाँ पर अगर हम Me की जो है वो बात करें तो वो नेगेटिव है और साथ में लिथियम जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेटल जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है। और जो हमारे पास नेगेटिव रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो लिथियम है ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है या जो आर नेगेटिव रिएजेंट है वो अटैक करेगा मेटल के ऊपर। ये जो नेगेटिव है ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। वो हमारे पास यहाँ पर मेटल जो है वो मौजूद है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो WMe6 + LiCl। अगर R प्लस रिएजेंट है तो इसका मतलब है रिएजेंट यहाँ पर प्लस होगा और आयोडीन जो है यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर मेटल जो है वो नेगेटिव है। अब मेटल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और जो रिएजेंट है वो हमारे पास जो है एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा रिएजेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है Me नेगेटिव Mn+ CO5 जो है ये जनरेट होंगे और ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा रिएजेंट के पास यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीडेशन और एडिशन है। ऑक्सीडेशन एडिशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर 2 साइड्स अवेलेबल हैं जो रिएजेंट ने ले ली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर जितने भी n थे तो उसमें प्लस हो जाएंगे 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो है वो इंजर्शन है। इसमें ही हमारे पास 2 एग्जांपल्स जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जो हम उसमें ऐड करें वो उसमें इंजर्ट होगा। तो C2H5 है, यहाँ पे C2H5 जो है वो H के साथ साथ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। C2H4 है तो ये C2H5 बन जाता है। तो इसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, PT हम इसको लिखेंगे PTETCl PET। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास PET है तो हम इसको लिखेंगे PET3। ये 2 टाइम्स है। तो हम नेक्स्ट को अगर देखें तो यहाँ पर भी इंजर्शन ही होगी। तो CH2 जो है वो इसी H के साथ कंबाइन कर लेता है, इसमें इंजर्ट होगा तो हम बाकी इसी तरह रहने देंगे। और यहाँ पर OH की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे CH3। बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस हैं तो इसमें टर्मिनल को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो मेटल के पास कोई भी साइड जो है वो वैकेंट नहीं होती। टर्मिनल में ही एगोस्टिक बॉन्डिंग है। एगोस्टिक बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है। यहाँ पर मेटल जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और एक कार्बन का जो हाइड्रोजन है मतलब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अटैक करता है मेटल को। तो हम इसको अल्फ़ा एगोस्टिक बॉन्डिंग कहते हैं। जो फर्दर टाइप है जो मेटल है कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन जो है वो फर्दर सेकंड कार्बन मतलब बीटा कार्बन के साथ अटैच है। तो ये बीटा हाइड्रोजन जब अटैक करता है मेटल को तो हम इसको बीटा एगोस्टिक बॉन्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड टाइप है। M के साथ जो है यहाँ पर मेटल के साथ कार्बन अटैच्ड है। तो कार्बन के साथ यहाँ पर इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फर्दर जो है वो एक और कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जो ये गैमा कार्बन है। गैमा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो अटैक करता है मेटल को। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो गैमा एगोस्टिक बॉन्डिंग है। तो मतलब है जो फर्स्ट थी वो अल्फ़ा बीटा एंड गैमा एगोस्टिक बॉन्डिंग। तो नीचे जो एग्जांपल है हम उसमें भी देख सकते हैं। हमारे पास जो बॉन्डिंग जो है ये बीटा है, यहाँ पर ये भी जो है बीटा है कार्बन है तो उसको जो है वो अटैक करते हैं। ब्रिजिंग में जो है वो ब्रिजिंग टाइप है। और मेटाला साइकिल जो है इसमें मेटाला साइकिल इसमें कार्बन जो है मेंबर रिंग होती है, उसमें कार्बन मेंबर रिंग जो है वो एक मेटल से रिप्लेस होती है। अब यहाँ पर देखें जितनी भी रिंग्स हैं उसमें जस्ट एक कॉर्नर जो है वो मेटल से रिप्लेस्ड है। इसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो भी फॉर्मेशन होती है। हम इस कॉम्प्लेक्स को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो मतलब 2 रिंग है, डबल रिंग है। डबल रिंग जो है वो अटैच्ड है एक दूसरे के साथ बट एक मेटल के साथ। तो मेटल जो है यहाँ पर अटैच है इसलिए हम इसको कहते हैं कि मेटल साइकिल। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ट्रेंड साइड।